Hello everyone, welcome again to the skill enhancement course, and today's topic will be final accounts. So first of all, let's understand what is final account. So final accounts are the set of accounts and the statements that has been prepared by the business at the end of their financial year to know what is the financial position of their businesses. Basically फाइनल अकाउंट क्या होता है, जनरली हम इसमें क्या करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब एक साल हमने काम कर लिया उसके बाद से व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, हम प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं हम लॉस में तो नहीं जा रहे हैं, हमारे इनकम कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस किस तरीके के हो रहे हैं, हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या है, हम ग्रॉस प्रॉफिट ले सकते हैं या नहीं, ग्रॉस लॉस तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें फाइनल अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सो फाइनल अकाउंट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन which is valuable for the management, investors, owner, shareholders, government and other stakeholders. Stakeholders मतलब क्या होता है? Stakeholders मतलब वो सारे लोग जो आपसे आपके बिजनेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कस्टमर्स हो, ये सब लोग किस में आ जाएंगे, स्टेक होल्डर्स में। तो मीनिंग क्या हुआ इसका कि फाइनल अकाउंट वो अकाउंट या वो स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट तरीके के अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनाते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मेजरली इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ इनिशियल स्टेप इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट विच एम टू नो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहला बेसिक अकाउंट होता है हमारा। इसमें हम ये जानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, हमारे पास जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फैक्ट्री कॉस्ट जितने भी होते हैं उन सब से रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंसेस होंगे उसको हम कंसिडर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या फ़ायदा होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट क्या है हमारा, कौन सा प्रॉफिट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और डायरेक्ट इनकम को कंसिडर कर रहे हैं, नॉट टू द इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। इसीलिए यहाँ पे जो हम निकालेंगे, जो हमारा समरी निकल के आएगा वो निकल के आएगा एज अ ग्रॉस प्रॉफिट और एज अ ग्रॉस लॉस। सो इसमें हम जनरली, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ा, कितना आपने लेबर को चार्जेस दिए, कितना मशीनरी में तेल, ऑक्ट्रॉय या चुंगी ऑक्ट्रॉय मतलब होता है चुंगी, अगर आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो बना के एक जगह से दूसरी जगह सेल होने के लिए तो उस पर आपका कितना खर्चा हो रहा है, कितना टोल टैक्स वगैरह देना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द अकाउंट वेयर वी कंसिडर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ऑल द फैक्ट्री कॉस्ट विच हैज़ बीन incurred in making of your product or doing the business. Then after the second account से पहले हम ये जानते हैं कि what is the format of trading account. तो ट्रेडिंग अकाउंट आप देख सकते हैं, एक साइड होता है डेबिट साइड, दूसरा साइड होता है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में जितनी चीज़ें होती है, जैसे देखिए ओपनिंग स्टॉक, मतलब आपने बिजनेस जब शुरू किया तो आपके पास ऑलरेडी कितना स्टॉक था, दैट विल बी योर ओपनिंग स्टॉक। फिर उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, मतलब दूसरा चीज़ है हमारे पास परचेजेस, हमने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए हमें कितना रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो हम परचेजेस में लिख देंगे। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट कितना लग रहा है आपका, देन आफ्टर फ्रेट के बाद ऑक्ट्रॉय कितना है, डॉक ड्यूज कितने हो रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी कितना देना पड़ा है, क्या रॉयल्टी पे करना पड़ा आपको उस गुड्स के लिए, देन आफ्टर कोल गैस वाटर कितना कितना कंजम्पशन हो रहा है, then after factory expenses, all the factory expenses should be considered here. तो डेबिट साइड में जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसको आपको ट्रांसफर कर देना है, क्रेडिट साइड में जिससे आपकी इनकम हो सकती है उसको करना है और क्लोजिंग स्टॉक को करना है। समझिए, जैसे सेल किया तो सेल करेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, तो दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ इनकम, तो इसलिए हमने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, क्रेडिट साइड में। अब सेल्स को अमाउंट हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते जब तक कि वो नेट सेल्स ना हो जाए। तो सेल्स से नेट सेल्स जाने के लिए अगर बाई चांस कोई रिटर्न आता है हमारे पास तो उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है फ्रॉम द सेल्स, देन वी विल गेट टू नो व्हाट इज द नेट सेल्स एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद से हमें बैलेंसिंग करना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। अगर इधर का टोटल ज़्यादा हो गया, इधर का कम हो गया तो बैलेंसिंग अमाउंट विल बी योर ग्रॉस लॉस। अगर इधर का अमाउंट ज़्यादा है और इधर का अमाउंट कम है तो यहाँ पे जितना अमाउंट कम पड़ेगा दैट बैलेंसिंग अमाउंट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट।
फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो समझते हैं व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So the value profit and loss account is the financial statement that outlines the company's revenue, cost and expenses to calculate its net profit or net loss for a given period. It provides a comprehensive overview of a company's operational performance by detailing how much income we generated and what expenses we incurred. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम जाने कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हमने इनकम कितनी की है और हमने एक्सपेंसेस कितने किए हैं। सो इट इज़ अ अकाउंट विच कंसिडर्स ऑल द इनकम एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस विच इज़ डन वाइल परफॉर्मिंग द बिजनेस एक्टिविटीज़। ये हो सकता है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपका एक पेन बनाने का बिजनेस है, तो पेन को बनाने के लिए हमें पेन का बॉडी चाहिए होगा, मतलब प्लास्टिक चाहिए होगा, रबर चाहिए होगा, रिफिल चाहिए होगा, इंक चाहिए होगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट है, जो हमें दिख रहा है डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट इसमें लगा है। लेकिन जो हम पैसे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और स्टेशनरी के फॉर्म में या ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में, वो उस प्रोडक्ट में डायरेक्टली हम उसको देख नहीं सकते। तो ये सारी जो कॉस्ट होती है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है उस गुड्स को प्रोड्यूसर से मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। तो जो ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली देखे नहीं जा सकते हैं इनटू द प्रोडक्ट, उन सारे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम होती है उसको हम कंसिडर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके डेबिट साइड में शो किए जाएंगे और जितने भी इनकम होंगी वो आपके क्रेडिट साइड में शो किए जाएंगे। तो देखते हैं इस फॉर्मेट को। तो फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ, अगर ग्रॉस लॉस हुआ या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, दैट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेंगे फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन जितनी भी इनकम्स होंगी सबको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और जितनी एक्सपेंसेस होंगे उनको सबको हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे एक्सपेंसेस का टाइप्स क्या है, जैसे सैलरी हो गया, देन रेंट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, ऑडिट फीस, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग विल कम अंडर as an expense which has been incurred by the business to run the business. And here are some incomes के कुछ example है हमारे पास, जैसे कि rent received, discount received, interest earned, commission earned, dividend received or income from other sources. These all are the income which are considered on the credit side of the profit and loss account and these are the expenses which are put on the debit side of the profit and loss account. जैसे ही हम ये कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम फिर वापस से बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे। हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हुआ दैट मीन्स इधर का कम हो गया, इधर कम हुआ तो जितना बैलेंसिंग फिगर होगा, जितना बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा हो गया और क्रेडिट साइड कम हो गया तो क्रेडिट साइड में जो बैलेंसिंग अमाउंट लिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नेट लॉस। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन कम टू द फाइनल थिंग दैट इज बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट जो होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो हमें ये बताता है कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब इसमें हम जनरली एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंसिडर करते हैं और एसेट्स और लाइबिलिटीज जो होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है या नहीं। एसेट हमारे पास ज़्यादा अच्छे हैं, लाइबिलिटीज थोड़ी कम है, आउटसाइड लाइबिलिटीज मान लीजिए कम है और एसेट ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, जिसका मतलब हम समझेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का या हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेहतर होगा। एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम हमेशा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं कि हम फाइनेंशियली कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमारा नेट लॉस हो रहा है दैट मीन्स हमारी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जज करते हैं और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं। सो balance sheet is the financial statement that provides a snapshot of the company's financial position at a specific point of time. It details the company's assets, liabilities and shareholders funds. And the balance sheet is the structure into two main sections. इसके दो main sections होते हैं, एक साइड होता है asset और दूसरे साइड होता है liabilities. So इसके अलावा हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें करनी होती है। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो उस ट्रायल बैलेंस में आपने देखा होगा कि
हर एक चीज़ का डेबिट और क्रेडिट में आपको अमाउंट दे दिया रहता है, हर अकाउंट का बैलेंस दे दिया रहता है कि लाइक कैपिटल इतना है, एसेट्स इतने हैं, बिल्डिंग इतनी है। तो उस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी रहेंगी आपको, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आती हैं, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर शो करेगा, वो सारी क्या होती हैं, एक तरीके की एडजस्टमेंट होती है। और जब भी किसी ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई एडजस्टमेंट लिखी रहती है तो उस एडजस्टमेंट हमेशा दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, या तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मतलब दो अकाउंट इफेक्ट होना ज़रूरी है। बैलेंस शीट विल बी कॉमन, बैलेंस शीट के साथ ट्रेडिंग हो सकता है और बैलेंस शीट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ एडजस्टमेंट है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर दिया रहेगा एडजस्टमेंट के तौर पे, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ कहाँ शो करेंगे, इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो एंड इन द बैलेंस शीट ऑल्सो। बट अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, तो उसको हम सीधे सीधे बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर देंगे। दैट्स इट। एंड देन आफ्टर ऐसे ही ये जितने भी तरीके के हमारे एडजस्टमेंट है, सबका दो अकाउंट ट्रीटमेंट होगा, वेदर इट कुड बी इन द ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट और इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। नाउ कम टू द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज द फॉर्मेट। ये साइड होती है आपकी लायबिलिटीज और ये साइड होती है आपकी एसेट। लायबिलिटीज में सबसे पहले लिखा हुआ कैपिटल, जो भी ओनर का कैपिटल होगा उसको हम एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब भी बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो उस कैपिटल को उस ओनर को वापस करे। देन कैपिटल में जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर दिया जाता है, उस कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट दिया जाता है वो भी ऐड हो जाता है। देन अगर मान लीजिए ओनर ने कोई ड्राइंग वगैरह कर रखी है तो ड्राइंग को हमेशा हम माइनस कर देंगे। एंड नेट लॉस अगर गलती से हुआ है, प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया है, तो उस लॉस को भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द कैपिटल। देन आफ्टर कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, ऐसी लायबिलिटीज जो एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारे पास रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। देन आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होती है जिसको विद इन द ईयर हम पे ऑफ कर सकते हैं, उस तरीके की लायबिलिटी को क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, करंट लायबिलिटीज में। उसी तरह हमारे पास एसेट के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, ये सारे ऐसे एसेट्स हैं जो एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपके पास रहते हैं, जो आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो दैट मीन्स ये सब क्या हो गए, आपके नॉन करंट एसेट हो जाते हैं। फिर करंट एसेट होता है। करंट एसेट में जैसे हमारे पास इन्वेंट्रीज हो गई, बिल्स पेबल हो गया, सन्डे डेटर्स हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, मतलब ये उस तरीके के एसेट्स हैं जिसको हम इन कैश करा सकते हैं विद इन द ईयर। हो सकता है एक साल के अंदर ही ये सारे जो करंट एसेट है उसको हम सेल आउट कर दें, या लिक्विड होते हैं इन द नेचर ऑफ कैश। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके का हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। नाउ लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनल। ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम इसमें समझना है कि कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे इन द बैलेंस शीट। सो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। देखिए कैपिटल अभी भी हमने पढ़ा, बैलेंस शीट में जाएगी, ड्राइंग बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग, परचेज ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, बैंक लोन ये भी बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन फर्नीचर बैलेंस शीट, कैश बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ये इस ट्रायल बैलेंस में दे दिया है तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, एंड दिस इज द, समझ में आ रहा है? तो अभी हमने फाइनल, तो चलिए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर किया, देन परचेज, वेजेस, ये तीन चीज़ें इधर ट्रांसफर होगी। देन सेल्स में हमारे पास आ गया 1,09,000 और क्लोजिंग स्टॉक, इधर का टोटल किया तो देखिए कितना आया 2,20,000। बट इधर का जब हम टोटल कर रहे हैं तो निकल के आ रहा है सिर्फ 1,50,000। तो 1,50,000 और 2,20,000 इधर कम पड़ रहा है, इधर कम पड़ गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ऑफ द बैलेंसिंग अमाउंट। देन ऐसे ही आगे बढ़ते हैं,
सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने वापस से वही क्वेश्चन डाला सो दैट हम जान सके कि अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस क्वेश्चन के आधार पर हमारे पास देखिए सैलरीज जो कि एक्सपेंस है इस साइड लिख दिया, रेंट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, ये तीनों एक्सपेंसेस हमने डेबिट साइड डाल दिया। और ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर बैलेंसिंग किया तो इधर कम पड़ा पैसा, जब इधर कम पड़ेगा दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे लगा दिया। आफ्टरवर्ड्स कम टू द बैलेंस शीट, जितने भी लाइबिलिटीज थी उसको इस तरफ रखना है, जितने भी एसेट्स थे उसको इस तरफ रखना है। अब अगर आप लाइबिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल था, क्योंकि नेट प्रॉफिट हुआ था तो उसको हमने क्या किया, ऐड किया। ड्रॉइंग तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल कैपिटल कितना बचा देखिए 1,45,000 माइनस 15,000 तो बचेगा कितना 1,30,000। ये हमारा नेट कैपिटल हो गया यहाँ पे। देन आफ्टर क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख दिया। देन बैंक लोन, क्योंकि ये सब हमारे क्या है, लायबिलिटीज है। कम टू द एसेट साइड, फर्नीचर एसेट होता है, डेटर एसेट होता है, कैश एसेट होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट होता है। तो हमने क्या किया, फिर देखिए दोनों साइड का टोटल किया तो कितना आया 1,80,000 लायबिलिटी एंड 1,80,000 एसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने फाइनल अकाउंट बनाया वो बराबर है, वो सही है। क्यों, हम कैसे जान सकते हैं कि कैसे हमारा बैलेंस शीट या हमारा फाइनल अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया वो सही है कि गलत। हम जब अपना बैलेंस शीट बनाते हैं अगर हमारा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का अमाउंट इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, सही और करेक्ट फाइनल अकाउंट होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या की पॉइंट्स मिले कि सबसे पहले ये दिखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है 70,000, मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़िया है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हुए इनडायरेक्ट तो उसको माइनस करने के बाद हमने नेट प्रॉफिट कमाया कितने का 45,000 का। मतलब ग्रॉस से नेट जाते जाते हमारा जो 25,000 का जो एक्सपेंसेस था वो क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कंसिडर कर लिया गया। देन आफ्टर हमने जब बैलेंस शीट बनाया तो हमने देखा कि बैलेंस शीट का बैलेंस कितना है 1,80,000 का, जो हमें ये बता रहा है कि ये हमारी एक हेल्दी पोजीशन है बिजनेस का, हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन चल रहा है हमारे बिजनेस का। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आता है कि हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं सो दैट हम ये जान सकें कि हमारा जो फाइनल अकाउंट है या हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितना बढ़िया है या कितना खराब है, ये चीज़ जानने के लिए। That's all about today's class and thank you very much.